थोड़ा ध्यान से, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ रहे थे तो अपन ने राउल्ट फ्लो पढ़ लिया था बेटा। और उससे अपन ने क्या सीखा था कि सर जो पी सॉल्यूशन होता है वो पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और हम उसको सिंपल भी यूज कर सकते हैं, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। उल्टा एक्स ए की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब तो बड़ा ध्यान से मैंने आपको चीजें समझाई। अब देखो हमें क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें उस मॉल में पढ़ाया था कि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कि मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है कि जो वन फेज सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और वन फेज सिस्टम में जो फेज होता है, मतलब होमोजीनियस मिक्सर होता है, वो हमारा सॉल्यूशन है। और उसमें जो फेज होता है ये क्या होता है कि ऐसी चीज जिसे मैकेनिकली सेपरेट कर सके, कि किसी मिक्सर का वो कंपोनेंट जिसे मैकेनिकली क्या कर सके, सेपरेट, तो हम उसे बोलते हैं डिफरेंट फेज। और अगर हम सेपरेट ना कर पाए तो उसे क्या बोलते हैं, सेम फेज सिस्टम। क्लियर है? तो फेज की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये मिक्सर के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है, मिक्सर के लिए। क्या आपके पास एक मिक्सर होना चाहिए बेटा? इफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर सेपरेटेड बाय मैकेनिकल वे, हम किस वे से सेपरेट कर सके बेटा, बाय मैकेनिकल वे, देन उसका उनके पास क्या होती है बेटा, वो कंपोनेंट क्या रखते हैं, डिफरेंट फेज। और अगर हम नहीं कर पाए तो वो क्या रखेंगे, सेम फेज। इफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इज नॉन सेपरेबल बाय मैकेनिकल वे देन दे हैव सेम फेज। तो उनकी फेज सेम होती है। मैकेनिकल का मतलब होता है पकड़ पकड़ के अलग कर देना। जैसे मैं तुम्हें कहूं गैसियस मिक्सर, अपने सामने हवा है, हम इसको पकड़ के अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब गैस के सारे जो कंपोनेंट है वो एक ही फेज के हैं। इस फेज के हैं बेटा, एक ही फेज, इसलिए हम इस गैस इस मिक्सर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसी चीज अगर मैं सॉलिड मिक्सर पे जाऊं तो सॉलिड, कोई भी दो सॉलिड हो, मैं उनको पकड़ के हमेशा अलग कर सकता हूं, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी, उनको पकड़ा जा सकता है। कोई भी दो सॉलिड दूं मैं आपको, आप उनको पकड़ के क्या कर सकते हो, अलग। जैसे मैं गेहूं में चावल मिला दूं, आप पकड़ के चावल को अलग कर दो। अरे बोलो, तो कोई भी दो सॉलिड हो, नमक में पाउडर फॉर्म में शुगर मिला दूं, माइक्रोस्कोप से देख के अलग कर दोगे। अरे बोलो, तो हम सिंपल सी कहानी कैसे भी सेपरेट कर सकते हैं दो सॉलिड के मिक्सर को। तो सॉलिड के दो मिक्सर कभी भी सॉल्यूशन है नहीं होते, मतलब अगर वो सेपरेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा लिक्विड मिक्सर। लिक्विड मिक्सर को हम सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है? हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी कहानी, इसमें से पानी में अगर ऑयल तैर रहा है तो हम उसे सेपरेट कर देते हैं। अरे बोलो, और बहुत बार हम सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को, अब इनके बारे में अपने खूब सारा डिस्कशन किया था मोल में, बस मैंने तो यहाँ इंट्रोडक्शन फॉर्म में लिया ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। और यूज किस फॉर्म में कर सकूं बेटा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की जो मोल फ्रैक्शन होती है, क्या होती है बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, ध्यान समझो। हम जनरली मोल फ्रैक्शन को सीधा सीधा बोल देते हैं ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल किसके, ए के सॉल्यूशन के, जो ए है उसी के सॉल्यूशन के टोटल मोल। ए का जो जिसके मोल लिए हैं उसी के टोटल मोल होने चाहिए, उसी के क्या बेटा, सॉल्यूशन के। जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, मैंने कहा किसी टाइम टी इक्विलिब्रियम पे इसके एक मोल है, इसके एक मोल है, इसके एक मोल है। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3 या 1/1? क्यों सर, लिखा हुआ है। क्योंकि बेटा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और CO2 सॉलिड गैस है। ये तीनों सेम फेज के नहीं है। कि सर कैसे, अगर मेरे एक डब्बे में तीनों के तीनों हैं, अच्छा रे, जैसे मैं डब्बे को ओपन करूंगा CO2 गैस भाग जाएगी, तो इसका मतलब ये सेपरेट हो गया इन तीनों से, दोनों से। इसका मतलब इसकी फेज इन दोनों से अलग है, मतलब CO2 इनका सॉल्यूशन है नहीं है। इसी तरह ये दोनों तो सॉलिड है, और दो सॉलिड को तो आप पकड़ के अलग कर ही दोगे, इसका मतलब ये दोनों सेम फेज के। तो ये कहता है मेरा सॉल्यूशन मैं खुद ही हूं। तो हमारी मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल डिवाइडेड बाय इसी के फेज वालों के टोटल मोल। इसका फेज का तो इसके अलावा कोई और है ही नहीं। अरे बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड में भी यही होगा, उसके मोल डिवाइड बाय उसी के फेज, उसका फेज का वो खुद ही है। उसी तरह से हम क्या कहेंगे बेटा, CO2 के मोल डिवाइड बाय उसी के फेज के टोटल मोल। अब कोई कहेगा सर मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 आना चाहिए, आपका 3 आ रहा है। क्या रहा है, 3। बेटा मोल फ्रैक्शन का सम 1 उनका आना चाहिए जो सेम फेज के हो। क्या बेटा, इनका तो आपस में उठना बैठना नहीं, अलग है, ये अलग और ये अलग है, मिक्सर ही नहीं है ना। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट जितने का, एक सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सबकी मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। ये तो आपस में सॉल्यूशन ही नहीं है। अरे बोलो, जैसे मेरे पास है N2 + 3H2 कन्वर्ट होता है टू अमोनिया, इसमें सब गैस है।
सब सेम फेज के, का मतलब सब आपस में सॉल्यूशन है। तो अगर इनके मोल 2, 5, 3 है तो टोटल मोल कितने होंगे 10। तो इसकी मोल फ्रैक्शन में 2/10 इसी के फेज के टोटल मोल, सब इसके फेज के। अरे बोलो 5/10, 3/10। समझा क्या? जैसे हमारे पास है NH4HH सॉलिड कन्वर्ट होता है अमोनिया प्लस H2S में। मैंने कहा इसके 2 मोल, इसके 4 मोल, इसके 6 मोल। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसके मोल डिवाइडेड बाय इसी के फेज के। तो ये दोनों गैस तो इसकी फेज की नहीं है, लेकिन ये दोनों गैस आपस में क्या है? सॉल्यूशन। आपस में क्या है? इसके साथ सॉल्यूशन नहीं है वो। तो इसके मोल डिवाइडेड बाय इसी का फेज का, ये खुद ही है, सॉलिड का खुद ही होता है। तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी हुई? 1। अमोनिया, ये दोनों तो सेम फेज के, तो अब इन दोनों के मोल टोटल कितने होंगे? 10। तो इसकी 4/10, इसकी 6/10। इन दोनों का सम 1, इसका अपना अलग 1, क्योंकि आपस में उठना बैठना है ही। इसी चीज को हम यूज करते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ नॉन सोल्यूबल लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन सोल्यूबल मतलब ऐसे सोल्यूबल, इमिसिबल सोल्यूबल मतलब आपस में घुलते ही नहीं है। आपस में घुलते ही नहीं है इसका मतलब होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते, और डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं होते इसका मतलब वो एक दूसरे के सॉल्यूशन ही नहीं है। अरे बोलो अलग अलग फेज के तभी तो घुलते नहीं है भाई। सॉल्यूशन में तो सब जो होते हैं सबकी फेज सेम होती है। इसका मतलब दो चीज जो घुली ही नहीं, इसका मतलब दोनों की फेज क्या आती है बेटा? अलग अलग, सेपरेबल है। तो उनका वेपर प्रेशर कैसे आएगा? जैसे ए और बी है, इन दोनों को मैंने मिला के ए बी बना दिया, मिक्स तो कर दिया। मैंने कहा कि जो मिक्स किया तब इसके मोल ए थे, एन ए थे, इसके मोल है एन बी। तो इसके मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इसके मोल डिवाइडेड बाय इसी के फेज का। बी तो इसका फेज का ही नहीं, गुला ही नहीं है, तो क्या होगा? ए के मोल अपॉन ए, टोटल मोल ए के। तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1। इसकी भी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1, क्योंकि आपस में घुले ही नहीं है। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। और आपको पता है पी सॉल्यूशन क्या होता है? पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो पी सॉल्यूशन सीधा क्या आ गया? पी नॉट ए प्लस ए। सीधा सीधा, कौन मतलब ही नहीं। तो अगर इमिसेबल सॉल्यूशन है तो जो पी सॉल्यूशन होगा वो पी नॉट ए प्लस ए पी नॉट बी होगा। जबकि सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा? पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी। और पी सॉल्यूशन कभी भी पी नॉट ए और पी नॉट बी से ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन इमिसेबल के लिए आएगा। अरे बोलो समझा क्या? चलो जी, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एंड राउल्ट्स लॉ। गैसेस स्टेट में अपन ने डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी गैस है, टोटल प्रेशर क्या होता है बेटा? सारी गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्लियर है? अब देखो इन दोनों को समझते हैं। तो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा? अगर मैं डाल्टन्स लॉ की बात करूं, डाल्टन क्या कहता है कि अगर एक गैस का कंटेनर है, एक गैस का कंटेनर है जिसमें दो गैस ए और बी है। गैस ए की मोल फ्रैक्शन, गैस ए की मोल फ्रैक्शन वाई है और गैस बी की मोल फ्रैक्शन है वाई बी है। तो मुझे पता है इन दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम भी कितना होना है? 1। और मैंने कहा कि ए और बी के द्वारा जनरेट किया गया टोटल प्रेशर कितना है? पीएस। कितना है बेटा? पीएस। तो अब आप पढ़ के आए हो बेटा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन ने क्या कहा था कि गैस, ये टोटल प्रेशर दोनों का पी सॉल्यूशन, गैस ए और बी का। तो गैस ए का हिस्सा कैसे निकालना सिखाया था डाल्टन लॉ में कि गैस ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू इसकी मोल फ्रैक्शन। अरे बताया था डाल्टन लॉ गैस स्टेट। बी का वेपर प्रेशर क्या, बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू बी की मोल फ्रैक्शन। ये हम किस में पढ़ के आए थे बेटा? डाल्टन लॉ में पढ़ के आए थे। अरे बोलो कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर से उसकी मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने पर उस गैस का क्या आता है? पार्शियल प्रेशर। यही हमारा डाल्टन लॉ था। तो डाल्टन क्या कहता है कि अगर एक कंटेनर में दो गैस है, उनकी मोल फ्रैक्शन वाई और वाई बी है और टोटल प्रेशर पीएस है, तो गैस ए का प्रेशर पीएस इंटू वाई है, गैस बी का प्रेशर पीएस इंटू वाई बी। अरे बोलो अब हमें इसको अपने जगह यूज करना है, दोनों को एक साथ, कि सर कैसे? जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक लिक्विड है, उस लिक्विड में सॉल्वेंट है, उसके मोल फ्रैक्शन एक्स है और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है एक्स भी है। इस सॉल्वेंट की वेपर उड़ेगी, सॉल्वेंट की क्या उड़ेगी? वेपर। तो सॉल्वेंट की वेपर उड़ने से जो मोल फ्रैक्शन आई वो वाई है, सॉल्यूट की वेपर उड़ने से जो मोल फ्रैक्शन आई वाई बी है। अरे बोलो, तो हमें पता लगा एक वाई है और वाई बी। भाई सॉल्वेंट उड़ने से जो सॉल्वेंट की वेपर बनी, तो वेपर में उसकी मोल फ्रैक्शन है वाई है, सॉल्यूट की वेपर उड़ी तो वेपर में उसकी मोल फ्रैक्शन है वाई बी है। अब मुझे पता है वाई ए प्लस वाई बी का सम कितना होगा? 1। और एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होगा? आपको यूं नहीं करना सर, आपने कहा था सारी मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, वाई ए प्लस वाई बी सबका सम 1 ना। ये दोनों तो फेज ही अलग अलग है ना, ये लिक्विड और ये गैस है, तो इनकी मोल फ्रैक्शन का सम 1, इनकी मोल फ्रैक्शन का सम है। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने कहा यहाँ जो वेपर बनी
वो वेपर टोटल जो प्रेशर जनरेट करती है, वेपर प्रेशर, वो मैंने लिख दिया पीएस है। कितना है बेटा? पीएस। अब देखो बेटा, मुझे पता है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बात करूं, किसके अकॉर्डिंग बात करूं? राउल्ट क्या करता है कि सर राउल्ट कुछ नहीं करता, वो लिक्विड को देखता है और उससे बनने वाली वेपर का क्या बता देता है? प्रेशर। बोलो यही करता है राउल्ट। करता क्या है कि सर वो वेपर देखेगा, क्या देखेगा? वेपर, सॉरी लिक्विड देखेगा। क्या देखेगा? लिक्विड। और लिक्विड देकर उससे बनने वाली वेपर का क्या बता देगा? मोल फ्रैक्शन। क्या बता देगा? ये किया था। तो मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ जो वेपर बनी है ए, उस वेपर ए का प्रेशर कितना होगा, तो राउल्ट क्या कहेगा कि इसके सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन कितनी है? एक्स से, तो पी ए पी नॉट एक्स से होगा। उसने क्या देखा? लिक्विड देखा। अरे बोलो। इसी तरह से अगर मुझसे बी वाले वेपर का चाहिए तो वो राउल्ट क्या देखेगा कि सोल्यूट की लिक्विड में मोल फ्रैक्शन एक्स बी, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अरे बोलो। लेकिन अगर मैं यही काम डाल्टन को दूं, इसको दूं बेटा, तो डाल्टन क्या करेगा? डाल्टन वेपर की मोल फ्रैक्शन देखेगा और टोटल प्रेशर देखेगा। क्या देखेगा? और डाल्टन क्या कहेगा कि ए का वेपर प्रेशर, पी सॉल्यूशन पता है हमें, और वेपर की मोल फ्रैक्शन, गैस की मोल फ्रैक्शन को गैस के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या डाल्टन ये बताएगा पी ए? डाल्टन को हम अगर पीबी पूछेंगे तो क्या बताएगा? पीएस इंटू सम का क्या? डाल्टन का काम समझ में आया क्या है? काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। ये भी ए और बी वाले वेपर का बताया, इसने भी ए और बी वेपर का बताया, लेकिन इसने लिक्विड को देखा, इसने वेपर को ही देखा। सिर्फ क्या देखा? वेपर। पर देख तो दोनों सेम ही बात रहे भाई। कोई तुम्हारे हाथ को देखे ज्योतिषी, कोई तुम्हारे यहाँ पे देखे और देख के कहेगा तो खत्म ही है, तो अलग बात थोड़ी बोलेगा कि खत्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद है। रिपोर्ट तो क्या आना? सेम आनी है। तो सेम कहने से डाल्टन यहाँ, राउल्ट यहाँ से देख रहा है, डाल्टन यहाँ से देख रहा है। देख तो सेम ही गैस करें, और अगर दोनों सेम ही गैस का देख रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों का कंक्लूजन लूं, तो मुझे पता है पी ए अपॉन पीबी, पी ए अपॉन ए। तो बेटा अगर मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूं, तो डाल्टन के हिसाब से पी ए कितना है? पी नॉट ए एक्स से। डाल्टन के हिसाब से कितना है? पी नॉट बी। अरे बोलो। और ये किसके इक्वल है? वाई अपॉन ए। क्योंकि बेटा राउल्ट के हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से, राउल्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए? पी ए अपॉन पी बी क्या आना चाहिए? पी सॉल्यूशन इंटू वाई ए अपॉन पी सॉल्यूशन इंटू वाई बी। पी सॉल्यूशन से पी सॉल्यूशन कट गया, तो हमें समझ में आ गया पी नॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू वाई अपॉन ए। और वाई बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस वाई। और ये एक्स यहाँ 1 माइनस एक्स से कर लेना, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स से। अब जो बेटा हमें क्या होता है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना, कुछ मतलब नहीं डेरिवेशन कराया, ये सीधा याद होना चाहिए। पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी। अब बेटा सिंपल सी कहानी है कि हमें कभी वेपर की मोल फ्रैक्शन पूछे तभी यूज करना, वरना यूज ही नहीं करना। जैसे क्वेश्चन लिखो तुम लोग, जल्दी लिखो बेटा। A solution A and B, so a solution have two component A and B. A solution have two component A and B. A solution have two component A and B. Form ideal solution. Form ideal solution. Mole of A is 2. Mole of A is 2. And mole of B is 4. And mole of B is 4 in liquid. Find out mole fraction. Find out mole fraction of A and B in vapor phase. तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा अपने दिमाग में आना चाहिए। पी नोट हमें दिया हुआ 100 और पी नोट भी कितना दिया हुआ अपने को? 200 mm ऑफ एच। तो अपने को कुछ करना ही नहीं है बेटा, पी नोट चाहिए अपने को। पहले अपने को हमें सबसे पहले एक्स से निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एक्स से। तो सिंपल सी कहानी, एक्स से निकालने के लिए क्या चाहिए? ए के मोल कितने हैं बेटा? 2, और टोटल मोल कितने? 6। तो 2/6 मतलब कितना आ गया? 1/3। और x से 1/3, तो x भी कितना होगा? 2/3।
और हमें पता है पी नोट ए एक्स ए अपॉन ए पी नोट बी एक्स बी इक्वल टू वाई ए अपॉन ए वाई बी, और वाई बी को क्या लिख दो 1 माइनस ए वाई ए। तो पी नोट ए कितना है बेटा 100, पी नोट बी कितना है 200, एक्स ए कितना है 2/3 सॉरी 1/3, और ये कितना है बेटा 2/3 इक्वल टू वाई ए अपॉन ए। बोलो क्या आएगा बेटा, कट कटा के ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 1/4 इक्वल टू वाई ए अपॉन ए 1 माइनस वाई ए, मल्टीप्लाई करके वाई ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 और 5 1/5, वाई ए कितना आएगा 1/5, और वाई ए 1/5 है तो वाई बी कितना हो जाएगा 4/5। समझा क्या? कहीं हमारा हमें वाई बी देके एक्स से एक्स भी पूछ लेगा, इससे बड़ा यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं होना है। आगे बात में कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चले आगे। चलो ये डिस्टिलेशन तुम्हारे नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़ा रहे ना, ये भी नहीं करना तुम्हें, ये तुम्हारे लिए नहीं है सिलेबस में। सीधा आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सबसे लास्ट में लेंगे। अब बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ध्यान समझना, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल इसका यहीं से बनता है। ठीक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इस पहली चीज सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। जो भी है ये प्रॉपर्टीज हमें नहीं मतलब, पर सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होना कंपलसरी है। सोल्यूट कैसा होना कंपलसरी है? तो सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, ये पहली कंडीशन है। सोल्यूट क्या होना चाहिए? मस्ट बी। समझा क्या? ये पहली कंडीशन सबको याद होगी बेटा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है, सॉलिड उड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये प्रॉपर्टीज है क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज दोज डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ सॉल्यूट। ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, बट इंडिपेंडेंट ओवर ए नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर से ने कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर से मतलब रखती है। किससे मतलब रखती है? नंबर से। नेचर से ने कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? आपको 1 मोल NaCl डालूं तो 1 मोल NaBr एक ही बात है। समझा? नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओवर नंबर एंड नेचर बोथ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नंबर और नेचर दोनों पे डिपेंड करेंगे, लेकिन सॉल्यूट के सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? नंबर, अमाउंट पे। क्लियर है? जबकि नेचर के किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? सॉल्वेंट के। तो हमारे पास देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास क्या है? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चारों को 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग पढ़ना है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। ध्यान समझो, बहुत मुश्किल नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमें हमेशा ज्यादा में से कम को क्या करना है? माइनस। चारों प्रॉपर्टी में जो अमाउंट ज्यादा होगा उसमें से कम वाली चीज को माइनस करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल भागना नहीं है अपना, जो बड़ी होगी उसमें छोटी को माइनस कर देंगे। क्लियर है? सबसे पहले जो चीज पढ़ना चाहते हैं वो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या फिर हम सिंपल सी कहानी है। तो इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को RLVP लिखते हैं। क्या है? पहले हम हर जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उन सबका थ्योरेटिकल असेसमेंट करेंगे, फिर उनका इधर जाएंगे। जो बेटा सबसे पहले बात करते हैं बेटा, अपने पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अगर इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है तो जो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा क्या वो P0A के बराबर आएगा? सिर्फ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो P0A। अरे बोलो, मैंने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया किसी मोल फ्रैक्शन XB पे। अब मैंने इसमें जैसे सोल्यूट ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके मैंने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? होमोजीनियस। अगर सॉल्यूशन होमोजीनियस है तो क्या हर जगह होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सोल्यूट हर जगह क्या होगा बेटा? होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हर जगह होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो खुद तो उड़ता नहीं है और खुद सरफेस एरिया कवर करके बैठ जाएगा, वहां से किसी और को उड़ने नहीं देगा। फिर बोलो भाई, पहले यहां से सिर्फ सॉल्वेंट पूरी सरफेस से उड़ रहा था, कि अब सरफेस उतना सॉल्वेंट उड़ पाएगा जितना पहले उड़ रहा था? कुछ कम उड़ेगा, कुछ कम उड़ेगा। और खुद बैठ गया सरफेस पे कुछ जगहों पे, खुद तो उड़ता नहीं, उन जगह किसी को उड़ने नहीं दे रहा। तो पहले उड़ तो अब भी सॉल्वेंट ही रहा है, वहां पे भी कौन उड़ रहा था? सॉल्वेंट। लेकिन अब यहाँ सॉल्वेंट जो उड़ेगा वो कम उड़ेगा कि ज्यादा उड़ेगा? कम उड़ेगा। क्या उड़ेगा? वहां पे सिर्फ सॉल्वेंट उड़ रहा था, खूब सारा उड़ा पूरी सरफेस से,
लेकिन ये आपको सरफेस एरिया कवर कर ले, जितना उड़ना चाहिए उससे कम उड़ेगा कि ज्यादा? कम उड़ेगा। क्या उड़ेगा? कम। और जितना उड़ना चाहिए उससे कम उड़ेगा, तो इस हुआ ना वेपर प्रेशर में कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन टर्म का क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है कि समझ में आ गया टर्म तो। अब एक चीज ध्यान से, यहाँ पे उड़ा तो सॉल्वेंट है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन है क्योंकि हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया ना, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पी सॉल्यूशन। है सॉल्वेंट ही, यहाँ पर भी लेकिन यहाँ प्योर सॉल्वेंट था, अब वो सॉल्वेंट प्योर नहीं रहा, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? सॉल्यूशन। टर्म का क्या? अरे बोलो। हाँ उड़ ही रहा है, भी नहीं रहा। हाँ लेकिन सॉल्यूशन का हुआ ना, तो सॉल्यूशन में है तो भाई अब वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स करते हैं, उसे सॉल्यूशन बोलूंगा ना मैं। क्या बोलूंगा? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कैसे बोलूं? हाँ कम आएगा, अभी तो लोअरिंग हुआ, प्रेशर में क्या हुई? कमी। हाँ पी सॉल्यूशन को तो पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अरे बोलो। पर मुझसे सॉल्यूशन बोलने लग गया, क्योंकि सॉल्यूशन में उड़ तो सॉल्वेंट ही रहा है। भाई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले क्या था? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों उड़ रहे थे, अब सॉल्यूट नहीं उड़ रहा, कहानी खत्म। तो इसी को क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव नहीं, सिर्फ लोअरिंग। अब लोअरिंग में मैंने आपको सिखाया था ज्यादा मैंने से कम करना है, तो अब आप एक चीज सीख चुके हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, डेफिनेशन से पता है वेपर प्रेशर में कमी हुई, इसका मतलब बाद में कम हुआ प्रेशर, बाद में कौन बना? सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कम है, सॉल्वेंट है ज्यादा, तो पी नॉट माइनस ए माइनस पी सॉल्यूशन, ज्यादा माइनस ए कम। डिफरेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस। अब आपको पता है सॉल्यूशन की वैल्यू जितनी कम होगी, क्या डिफरेंस उतना ही बढ़ाएगा? अरे बोलो। जितना पी सॉल्यूशन कम हो, ये तो कांस्टेंट है ना, उतना ही बड़ा क्या आएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमें ज्यादा माइनस क्या करना है? कम। पॉजिटिव क्वांटिटी आती है इससे हमें, ये नहीं करना फाइनल माइनस इनिशियल वाला पंगा। तो आपको नाम से पता, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो सॉल्यूशन का कम हो रहा है, क्योंकि पहले तो सॉल्वेंट था। अरे बोलो। अब इसका मैथमेटिकल रो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। हमें पता है राउल्ट क्या कहता है? पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन मुझे पता है सोल्यूट तो उड़ता ही नहीं है, उड़ता ही नहीं, तो उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, और उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो पी नॉट बी कितना होगा? जीरो। तो मैंने पी नॉट बी की जगह जीरो रख दिया। क्या रख दिया? जैसे मैंने पी नॉट बी की जगह जीरो रखा, तो ये टर्म क्या होगी बेटा? नेगलीफाई। अरे बोलो। और अगर ये टर्म नेगलीफाई होगी, तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ गया बेटा? पी नॉट ए एक्स। टर्म का क्या? तो अगर कई बार मुझसे पी सॉल्यूशन पूछे, तो काहे को लफड़ा करने का? पी नॉट एक्स का नहीं खाता, पी सॉल्यूशन तो पी है, और पी ए क्या होता है? पी नॉट एक्स। अरे बोलो। अब मुझे पता है कि जो x है इसकी जगह मैं 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, इजी है। और मुझे पता है p सॉल्यूशन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स भी लिख सकता हूं। अरे बोलो। तो क्या मैं पी नॉट ए को इधर ले आऊं तो क्या आएगा? p सॉल्यूशन माइनस ए पी नॉट ए इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स, सॉरी एक्स भी लिख सकता हूं। और पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स भी, अरे लिख सकता हूं ना। और मैं पी नॉट ए को इधर, ये पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, यही तो बेटा क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अब हमसे सिर्फ लोअरिंग पूछे, तो लोअरिंग तो यही है, पी नॉट ए माइनस ए पी सॉल्यूशन किसके बराबर है बेटा? पी नॉट ए एक्स बी के। अरे बोलो, ये टर्म्स पूछता, पी सॉल्यूशन पूछेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं इस पी नॉट ए को डिवाइड में ले आऊं, तो पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इसी टर्म का नाम रखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब सॉल्वेंट के रेफरेंस में रेशियो, रिलेटिव का मतलब ये होता है ना रेशियो में, तो सॉल्वेंट के रेशियो में कितना कमी। अरे बोलो। भाई आपके टोटल मार्क्स 100 आ सकते थे, आई 50, तो आपने 50 बटा 100 किया, तो वही तो है पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन। इस टर्म का नाम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये याद होनी चाहिए सबको। और ये किसके बराबर है? एक्स बी। किसके बराबर है? तो अगर मुझसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा, तो मैं ये टर्म के इक्वल एक्स भी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? समझ में आया? इसके अलावा और कुछ भी पूछेगा, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करके कुछ और भी यूज कर लूंगा, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग पूछा तो इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करूंगा। फिर बोलो। अब देखो बेटा, मुझे पता है कि पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए एक्स बी के इक्वल है। एक्स बी क्या होता है बेटा? एन बी अपॉन ए।
Na प्लस ए, लिख सकता हूं ऐसा। मैं दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? तो पी नोट ए एक्स, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन एन ए प्लस ए एन बी इक्वल टू पी नोट ए एन बी। अरे बोलो, अब इसको पी नोट ए को मल्टीप्लाई करूं तो पी नोट ए एन ए प्लस पी नोट ए एन बी माइनस पी सोल्यूशन एन ए माइनस पी सोल्यूशन ए एन बी इक्वल टू पी नोट एन बी। क्या पी नोट एन बी से पी नोट एन बी कट जाएगा? अरे बोलो, और मैं इन दोनों में से एन ए वापिस कॉमन ले लूं तो जैसे मैं इन दोनों में से एन ए कॉमन लूंगा क्या आ जाएगा? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन कॉमा बाहर क्या आ गया? एन ए इक्वल टू ये जो पी सोल्यूशन एन बी है उसको उधर भेज दू बेटा, और जैसे इसको उधर भेजूंगा उधर क्या बन जाएगा? पी सोल्यूशन है एन बी। अरे बोलो, चमका के यहां तक सबको। अब हमारे पास क्या है बेटा? मैं इस देखो ध्यान से, पी सोल्यूशन को इधर ले आया, एन ए को इधर ले आया, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अरे बोलो, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाई पी सोल्यूशन इक्वल टू एन बी अपॉन ए। लेकिन इस टर्म का नाम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है नहीं। क्या डिफरेंस है कि सर यहाँ डिवाइड में पी नोट है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है? पी सोल्यूशन, और सॉल्यूशन में एन बी अपॉन एन ए। किस तरह आपने करतूत की क्यों? ये थी ना हमारे पास, ठीक था। मैंने इसलिए किया बेटा ये, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए मुझे एन ए एन बी ये सारा चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आती है बेटा? ज्यादा। फिर बोलो, और अब मेरे पास सिर्फ एन बी अपॉन एन ए, और एन बी को क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एन ए को क्या लिख सकता हूँ? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। अरे बोलो, कई बार वो हमसे मोलर मास पूछता है, किसका? सोल्यूट का। इस फॉर्मूले से निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये वाली टर्म भी लिखी जाएगी, नीचे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो मैं कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको यूज करता हूँ। मतलब मुझसे कभी भी ये नोटंकी पूछी कि सोल्यूट का मोलर मास बताओ, सोल्यूट का वेट बताओ, सॉल्वेंट का मोलर मास बताओ, सॉल्वेंट का वेट बताओ, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसका यूज करूंगा, क्योंकि इसको यूज करना मेरे लिए क्या रहता है? इजियर। क्या रहता है? आ रही है समझ में? पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए पी सोल्यूशन इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। हर कंडीशन पे वैलिड है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, एक्यूरेट है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं की, सिर्फ मैथ का नाच गाना किया है। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग पूछा तो यही करना पड़ेगा, इसी टर्म का नाम रिलेटिव लोअरिंग है, इसका नाम तो अरे बोलो समझा। अब अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट लिख दे, क्या लिख दे, और ना लिखे तब भी तुम समझ जाओ, मान लो सॉल्वेंट की मोल 51 है और सोल्यूट की मोल 0.5 है, तो सोल्यूट को इग्नोर मार सकते हो। तो सिर्फ डाइल्यूट के कंडीशन में ये कंडीशन है, तो मुझे पता है पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी होता ही है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एन ए प्लस एन बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगा? एन ए। तो मैं क्या, जो अपने एक्स बी है या अपने पी नॉट एक्स बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी को क्या कर दूं? इग्नोर। और जैसे इग्नोर करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन ए। अरे बोलो कि सर ये तो इसकी, ये आपके पास तो ये फॉर्मूला पहले ही सही था, पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी सोल्यूशन इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। कि सर ये क्या मजाक है? दोनों तरफ आरएचएस सेम है, लेकिन एलएचएस में यहाँ पी नॉट से डिवाइड है, यहाँ पी सोल्यूशन से। तो मैंने कहा ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, करेक्ट है। और ये क्या है बेटा? एजम्पशन पे। किस पे? आई बात समझ में? ये तो सिर्फ डाइल्यूट के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? और इसमें जो चीज आ रही है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये वाली चीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रही है वो करेक्ट है क्या? नहीं, अजम्पशन पे। किस पे? समझा क्या? यहाँ कोई अजम्पशन नहीं, पर ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताता ही नहीं है। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा तो ये नोटंकी करनी है, वरना अपना जिंदाबाद फॉर्मूला पी सॉल्यूशन नीचे रख दो, एक ही तो चीज है, ये याद रह जाएगा। ये तो याद ही आपको। अगर मैं यहाँ पे एनबी को इग्नोर कर दूं तो डाइल्यूट है, और डाइल्यूट ने अगर मैं उसके लिए करना चाहूँ, हर ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन सब पे लगता है, क्लियर है? तो पी सॉल्यूशन लग दो एन, पर इसका नाम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है नहीं है। ये करना, हाँ एक्स बी यही करना है। रिलेटिव पूछे और रिलेटिव के अलावा वो वेट पूछे और पूछे तो यूज करोगे, क्योंकि उसमें एरर नहीं है ना बेटा। ये अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो अजम्पशन पे बेस है, रिलेटिव में चल जाता है थोड़ा बहुत अजम्पशन, क्लियर है? अरे बोलो। अब है कि आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट के लिए, अजम्पशन के लिए, इन टर्म्स ऑफ मोलेरिटी। किसके टर्म में बेटा? मोलेरिटी। तो आपको पता है पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए, ध्यान से, पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नोट ए
इक्वल टू क्या है बेटा, एनबी अपॉन एनए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए थी। क्या मैं इस फॉर्मूले को एनबी वाले को ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एनए को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एक ही बात है। मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। तो मुझे पता है बेटा इस टर्म को क्या बोलते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, मोलैलिटी। क्या लिख दिया, मोलैलिटी। और ये क्या हो गया, एम अपॉन 1000। तो आरएलवीपी किसकी फॉर्म में आ गया बेटा, मोलैलिटी की फॉर्म। अरे बात समझ, पर ये डाइल्यूट के लिए आ सकता है कि सर हम इसको भी तो लिख सकते थे, जो आप ये फॉर्मूला लिख के लाए हो, इसको लिख सकते हैं क्या मोलैलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू एम ए अपॉन ए। ये टर्म क्या होगी बेटा, मोलैलिटी इंटू एम ए अपॉन ए। लेकिन जो इधर वाली टर्म में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, टर्म का क्या है, तो ऐसे ही मैथमेटिकल नाच गाना है। हम इससे वेट वूट निकालते समय इसको यूज करते हैं क्योंकि एररलेस है। इसमें क्या है, ये भी एररलेस है पर इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट कंडीशन के लिए वैलिड है। ये कंडीशन क्लियर है? चलो जी, अब जो बड़ा ध्यान से है कि हमने इसके क्वेश्चन में अभी नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन में सबके एक साथ लूंगा। क्वेश्चन नहीं कराने के पीछे लॉजिक है क्योंकि इन सब में एक एरर चलेगी। इन सब फॉर्मूला में जितने चारों कोलिगेटिव में मैं पढ़ाऊंगा, शुरू में एरर चलेगा वॉन टॉप वाला, वो वॉन टॉप फैक्टर जब लास्ट में पढ़ाऊंगा फिर साथ में क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, क्लियर है? आपको मैं डीपीपी क्वेश्चन असाइन कर दूंगा जो तुम कर सकते हो, ठीक है, जो बिना एरर के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा। देखो वेपर प्रेशर कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव। तो आप देख सकते हो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आया था, पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन ए, पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। तो देखो ये सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है बेटा, लेकिन सोल्यूट का नेचर तो कहीं है ही नहीं, लेकिन पी नॉट ए सॉल्वेंट का नेचर तो है। अरे बोलो। अब बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट एक टर्मोलॉजी। और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉइलिंग पॉइंट अपन ने फिजिकल वो बड़ा फेज डायग्राम बनाया था ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना तुमको, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन डीपी अपॉन डीटी वाला। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदल जाता है और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या वो भी समझाया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर नॉन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। ये तुमको सबको केमिकल के बाद जो फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ाया था, क्लियर है? कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए बेटा, एक्सटर्नल के, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm। जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए बेटा, 1 atm, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm हो, देन बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज ए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। समझा क्या? और ये तुम सबको पढ़ाया हुआ है तो अभी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। डीपी अपॉन डीटी बदल के कैसे प्रेशर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपन इनसे आगे निकलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड एट गिवन एक्सटर्नल प्रेशर नॉन एज ए फ्रीजिंग पॉइंट। किसी गिवन एक्सटर्नल प्रेशर पे वो टेम्परेचर जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। और साथ में नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट सिखाया था बेटा, वो क्या होता है, when external pressure is 1 atm, जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो 1 atm, then freezing point known as a normal freezing point क्या कहलाता है। और ये कहानी भी मैंने तुम्हें सुना रखी है, तो अपन सीधे जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, चेंज, क्या टाइम हुआ है, डाउट ले लेते हैं, ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे, पूरा नहीं हो पाएगा आज।